नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के यूट्यूब चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय का अंतिम टॉपिक मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें एक प्रकार मृदा संसाधन के तौर पे भी था। तो मृदा संसाधन जो है वह क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा संसाधन है वो किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी जानेंगे। यह संसाधन एक तरह से अपन माने तो यह प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने हमें दिया है। तो इस मृदा संसाधन में एक तरह से यह मिट्टी है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन ये मृदा संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। पौधों के विकास के तौर पर मिट्टी है वो उपयुक्त रूप से काम आती है। तो यह कह सकते हैं कि मृदा संसाधन है वह एक तरह से पौधों के विकास का साधन है जो पृथ्वी पर, इस भूमि पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु है उनका पोषण भी ये मृदा संसाधन है वो करती है, मृदा करती है। तो इस परिभाषा के तौर पर अपन ये समझेंगे कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है और यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण भी करती है। ये इसकी परिभाषा हुई। अब देखते हैं मृदा के प्रकार, कौन कौन से मृदा के प्रकार हैं। जिसमें अपन पहला प्रकार देखते हैं जलोढ़ मृदा। मुख्य रूप से अपने भारत की मृदा की बात की जाए तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा है। 6 प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है भारत में। जिसमें पहली मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा। दूसरी है वो काली मृदा। पहली जलोढ़, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। चौथी है वो लेटेराइट मृदा और पांचवी है वो मरुस्थली मृदा और अंतिम में है वो वन मृदा। ये 6 प्रकार की भारत के अंदर मृदा है वो पाई जाती है। पहली मृदा है वह जलोढ़ मृदा है, जो कह सकते हैं कि यह मृदा, जलोढ़ मृदा है वो बहुत उपजाऊ होती है और ये भारत के बहुत सारे हिस्से में यह मिट्टी है वो पाई जाती है। यह भारत के उत्तरी मैदानी, भारत का जो उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर मैदान वाला जो मध्य वाला जो भाग है, वहाँ पर ये मिट्टी है वो विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये उत्तरी मैदान वाला भाग है, यहाँ पर यह जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है ज़्यादा भाग में। इसका जो इस नदी का जो तंत्र है वह हिमालय की 3 नदी, हिमालय की जो प्रमुख 3 नदियाँ हैं जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ये कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किससे बनी है? तो कह सकते हैं कि जो 3 नदी तंत्र है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के निक्षेपों द्वारा यह नदी है, यह मृदा है वो लाई गई है। तो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाती है वो नदियों के माध्यम से ही जाती है। तो ये मृदा कह सकते हैं कि उसके इन तीनों नदी है, इन तंत्रों के माध्यम से यह मृदा है वो अपने को प्राप्त हुई है। यह जो जलोढ़ मृदा है वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक है बांगर, एक मिट्टी होती है उसे अपन कहेंगे जलोढ़ मृदा के तौर पर बांगर, और दूसरी होती है खादर। 2 प्रकार की मृदा है जिसमें बांगर और खादर। बांगर किसे कहेंगे? बांगर कहेंगे पुराना जलोढ़। बांगर की परिभाषा ये है कि जो नदी के बहाव के तौर पर जो पुराना जलोढ़ उसके ऊपर आया हुआ है, नदी का बहाव जब बहता है तो कुछ मिट्टी अवशेष के तौर पर वहाँ आती है। तो बांगर बड़े बड़े कंकड़ों के माध्यम से ऊपर आ जाती है तो वह कहलाती है बांगर भूमि, बांगर मिट्टी।
बड़े बड़े कंकरों के युक्त वह मिट्टी होती है तो उसको बांगर कहते हैं। और वह पुराना जलोढ़ का मतलब पहले से वहाँ पर विद्यमान वह मिट्टी रहती है, उसी को कहते हैं बांगर। और दूसरा है इसका प्रकार खादर उसे कहेंगे जो इस नदी तंत्र द्वारा, तीनों नदियों के तंत्रों के द्वारा जो बहाव लाया गया है, वो नया जो बहाव आएगा, नया बहाव कहे या नई जो जलोढ़ मृदा कहेंगे, वो कहलाता है खादर। तो पहला प्रकार इसका बांगर हो गया, दूसरा खादर। तो बांगर किसे कहेंगे? बांगर कहेंगे पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहेंगे। खादर किसे कहेंगे? तो नवीन जलोढ़ मृदा को। नवीन जलोढ़ जो इन तीनों नदियों के माध्यम से उसके ऊपर नई मिट्टी आती है, दूसरे जगह से नई मिट्टियों का आवागमन होता है इन नदी तंत्रों के माध्यम से, तो वो होता है खादर। ये दो इसके प्रकार हुए। फिर जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें एक तो पोटाश की मात्रा होती है, एक फास्फोरस की मात्रा होती है और चूना भी उसके अंदर होता है। यह मिट्टी है वो पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त मिट्टी होती है। अगला बिंदु यह है, यह मृदा ये जो जलोढ़ मृदा है वो किसके लिए उपयोगी है? तो एक तो गन्ने के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? गन्ने के लिए। दूसरा चावल के लिए उपयोगी है, चावल के लिए भी यह प्रमुख रूप से उपयोगी है। तीसरा गेहूं के लिए, और दलहन फसल जो है उसके लिए यह मिट्टी है वो उपयुक्त है। तो पांचवा बिंदु अपन ने ये पढ़ा जलोढ़ मृदा का कि यह गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन, इन के लिए यह मिट्टी है वो उपजाऊ है। तो जलोढ़ मृदा भारत के बहुत बड़े भाग में यह पाई जाती है, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और ये गेहूँ, चावल, गन्ने के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। और ये तीन नदियों के तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के तंत्रों के द्वारा यह जलोढ़ मृदा लाई गई है और ये उत्तरी मैदान में स्थित है। दूसरी मृदा है काली मृदा। काली मृदा भी अपने भारत में पाई जाती है और यह जो मृदा है इसे रेगर भी कहते हैं। इस मृदा को रेगर भी कहा जाता है। यह किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास जो खेती की जाती है कपास की, उसके लिए ये काली मृदा है वो उपयुक्त है। तीसरा बिंदु ये पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पर काली मृदा ज़्यादा पाई जाती है? तो एक तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरा सौराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में यह पाई जाती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इन भागों में यह मृदा है वो पाई जाती है। अगला यह कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों की घाटियों में यह फैली हुई है। कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा फैली हुई है। ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और पोटाश और चूने से यह युक्त है। ये मिट्टी है, ये मिट्टी कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने से युक्त ये मिट्टी है। तो काली मृदा के तौर पर अपन ने पढ़ा कि इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र में यह ज़्यादा पाई जाती है और कृष्णा और गोदावरी नदियों के घाटियों में यह फैली हुई है। और ये मृदा इन्हीं मृदा में कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की अधिकता इसके अंदर रहती है। तो अपन ने इसमें पहली मृदा जलोढ़ और दूसरी काली मृदा। अगला मृदा का जो प्रकार है वह है लाल और पीली मृदा। जैसे नाम से ही पता चलता है कि लाल और पीली मृदा है वो किस प्रकार होती है। लाल और पीली मृदा है वह कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार में जो कम वर्षा वाला जो भाग है, कम वर्षा वाला जो भाग है वहाँ पर यह लाल और पीली मृदा है वो पाई जाती है। ये मृदाएं कहाँ कहाँ? तो उड़ीसा का भाग, जहाँ उड़ीसा है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ वाला भाग और मध्य गंगा का मैदान, जो मध्य गंगा का मैदान है वहाँ पर, और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर, पश्चिमी घाट की पहाड़ी में यह मृदा है वो पाई जाती है। यह मृदा
ये लाल जो है वो किस प्रकार होती है, तो ये मृदा रवेदार आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टान है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो लोहा धातु उसके अंदर जो आती है उसके प्रसार के कारण, उसकी अधिकता के कारण इनका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लोहा का अंश ज़्यादा रहता है इसमें, इसलिए इस मिट्टी का जो रंग है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मृदा कहा जाता है। अगली जो मृदा है जो वो है लेटेराइट मृदा। ये जो लेटेराइट मृदा है, यह नाम से ही पता चलता है कि लेटेराइट जो लैटिन भाषा के तौर पर इस शब्द को लिया गया है और इसका जो अर्थ है वह क्या होता है, ईंट। इसका जो अर्थ है वो ईंट होता है लेटेराइट का। यह मृदा कहाँ और कैसे पाई जाती है, तो यह जो मृदा है उसका तापमान उच्च तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है, तो अत्यधिक वर्षा वाले भागों में यह अपने को प्राप्त होती है और ज़्यादा वहाँ पर उच्च तापमान भी हो। ये मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये मृदा कर्नाटक में पाई जाती है, ये मृदा केरल में पाई जाती है, ये मृदा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है और उड़ीसा और असम वाले भागों में यह मृदा है वो पाई जाती है। लेटेराइट मृदा है वह बहुत सारे क्षेत्रों में अपने को प्राप्त होती है और कह सकते हैं इनका रंग भी ईंट के समान है वो होता है। ज़्यादा तापमान और अधिक वर्षा वाले भागों में यह मृदा अपने को प्राप्त होती है। ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये चाय के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चाय किस मृदा के लिए उपयोगी है, तो ये लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में कौन क्या क्या बनता है, तो चाय है, चाय की खेती जो होती है, कॉफ़ी की खेती होती है इससे, और काजू की खेती। जो ये तीनों जो चाय, कॉफ़ी और काजू है, इनकी फसल के लिए लेटेराइट मृदा है वो क्या है, उपयोगी है। तो कह सकते हैं कि लेटेराइट मृदा, ये मुख्य अच्छा प्रश्न बनता है कि चाय, कॉफ़ी और काजू किस फसल के लिए उपयोगी है, तो ये लेटेराइट मृदा है उसके लिए ये उपयोगी है। तो अगला जो बिंदु है वह है मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही पता चलता है कि मरुस्थलीय मृदा मतलब रेतीला वाला भाग है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग आता है वह रेतीली मृदा के तौर पर अपने को मिलती है। इसका रंग भी कहीं ना कहीं लाल और भूरा होता है, भूरे रंग की यह मिट्टी होती है और यह मृदा रेतीली और लवणीय भी होती है, लवणीय युक्त भी यह मृदा होती है। और ये ज़्यादातर ये जो मरुस्थलीय मृदा है इसमें खेती है वो बहुत कम होती है। फिर भी इस मृदा को अगर सही तरीके से सिंचित किया जाए, इस मृदा का उपयोग सही किया जाए, तो अपने को ये कह सकते हैं कि अपन इसको कृषि योग्य बना सकते हैं। जैसा कहाँ हुआ है, जैसा पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। ये पश्चिमी राजस्थान में ऐसा किया है, अब वहाँ सारी रेतीली ही मृदा है, मरुस्थलीय वाला भाग है, तो उस मृदा का उपयोग कैसे किया, तो कुछ भाग उसको सिंचित तरीके से करके कृषि योग्य बनाया है। तो कुछ फसल है वहाँ पर गेहूँ वगैरह है वो उगा रहे हैं, ये बाजरा है, ये वहाँ मरुस्थलीय मृदा के तौर पर वहाँ लोग इसकी खेती है वो करते हैं। मक्का, बाजरा की खेती यहाँ ज़्यादातर होती है। फिर अगला बिंदु है वन मृदा। वन जो मृदा है वो वनों के अंतर्गत आती है। तो ये मृदाएं आमतौर पर कहाँ पर होती है, तो ज़्यादातर ये पहाड़ी वाले भाग में। ये जो मृदा है वो ज़्यादातर पहाड़ी वाले भागों में और पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर्वत वाला भाग है वहाँ पर ये मृदा, और पहाड़ी वाले भागों में यह पाई जाती है। कौन सी मृदा, वन मृदा। तो अपन ने आज इस टॉपिक के माध्यम से ये समझा कि मृदा संसाधन 6 प्रकार की होती है और 6 प्रकारों को अपन ने क्रम से एक प्रकार को पढ़ा है। अब एक अंतिम जो बिंदु आता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आता है। मृदा अपरदन किसे कहा गया है, तो जो मृदा का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव और उसके बहाव, नदियों के तंत्र के द्वारा वह बहाव होता है मिट्टियों का, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी का खिसकना ये अपरदन है। बहाव जो नदी तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मिट्टी को ले जाती है, और मिट्टी का कटाव, इन्हीं को कहा जाता है मृदा अपरदन। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आता भी है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। तो अपन ने इस पहला जो लेसन है संसाधन एवं विकास, ये पूरा लेसन इसी माध्यम से अपन ने समझा है। ये 6 बिंदु अपन ने मृदा के तौर पर पढ़े हैं और मृदा अपरदन पढ़ा है इस वीडियो में। अगले वीडियो में अपन दूसरा लेसन जो अपना भूगोल का है वो आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।